Hello dear students, welcome to our channel Gyan Lab. In our channel, we will teach you 11th standard biology syllabus as per Maharashtra board. Okay, we will try to cover as many chapters as possible. Now, the aim of our channel is to use flexible languages because we believe, हमारा ये मानना है कि हमारी चैनल को, हमारे वीडियोस को अलग अलग सोसाइटी के बच्चे देखेंगे, लाइक स्टूडेंट्स फ्रॉम वर्नाक्यूलर मीडियम, स्टूडेंट्स फ्रॉम इंग्लिश मीडियम एंड अदर सेक्शंस, करेक्ट. सो हम कोशिश करेंगे कि हम मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज़ करें, मल्टीपल नहीं तो एटलीस्ट इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे ताकि जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. ऑलराइट. एंड अगर आपको हमारा सेशन या हमारी वीडियोस देखते वक्त कुछ भी डाउट आता है तो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के, फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन अवर कमेंट सेक्शन. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि अरे ये सिली सा स्टूपिड सा डाउट है तो इसको मैं क्या कमेंट सेक्शन में पूछूं. डोंट थिंक अबाउट इट. आपको पता होगा कि बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज सिली से, स्टूपिड से, डाउट से ही स्टार्ट हुई है. सो डू नॉट एवर फील सिली अबाउट योर क्वेश्चंस. फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन अवर कमेंट सेक्शन. लेकिन एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछें तो मेक श्योर कि आप पहले अपना टेक्स्ट बुक रीड कर लें. बहुत बार क्या होता है, चीज़ हमारे सामने होती है लेकिन हम थोड़ी सी लेजीनेस की वजह से उसको इग्नोर कर देते हैं. ओके, सो आई होप दैट माई चिल्ड्रन विल नॉट डू सच थिंग्स एंड you are most welcome to ask any of your doubts related to our videos. All right, and to get a follow up about the videos, आपको मतलब पता चले कि कब हम कौन सी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप जाइए और अभी के अभी हमारी चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कीजिए. डन. ओके, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से. लेट्स स्टार्ट. So today we are going to start with our chapter named as Cell Structure and Organization. This is the 5th chapter from your Maharashtra State Board syllabus of 11th standard. Alright. Now many of the students must be thinking कि हम 5th chapter से क्यों start कर रहे हैं? Why not to begin with first chapter itself? So there is a trick. Because we are learning which subject? We are studying about biology. What does biology mean? Biology means study of living organisms. Bio means living organism and logy means study. Now we know that living organisms are either unicellular or multicellular. मतलब बहुत सारे complex cells से organism बनते हैं. So most of the organisms are made up of cell. So to understand, to study about any living organism, we should know the basics about the cell of that particular organism. And so that is the reason why we are starting with this chapter. क्योंकि इस chapter में हम detailed study करने वाले हैं that what is a cell and what it contains. Alright, and that is why the name of the chapter is Cell Structure and its Organization. Now you are already being studied this subject since your secondary section. आपने 8th में भी पढ़ा है ये चैप्टर, आपने 9th में भी, आपने 10th में भी पढ़ा है. मतलब डायरेक्टली नॉट द सेम चैप्टर बट कॉन्सेप्ट्स आपने ये बहुत पहले से देखे हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन व्हाट इज अ सेल, तो दिमाग में फटाक से एक लाइन आ जाती है, सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और इट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. ये हमने कहीं ना कहीं मगअप कर लिया है. वी हैव लर्नड दिस लाइन, हमने ये रट्टा मार ली है लाइन, विच इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल क्योंकि आपको एग्जाम में मार्क्स चाहिए, बोर्ड्स में स्कोर करना होता है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी मगअप थिंग्स. बट हियर इन आवर चैनल, इन आवर सेशंस, वी मेक श्योर कि आप सिर्फ चीज़ों को याद ना करें, याद ना रखें, बल्कि उनको समझें. क्योंकि जब आप किसी चीज़ को समझते हो तो आपको उसको याद करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है. ऑलराइट. सो बिगिनिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे तो चैप्टर के नाम के नीचे एक ब्लू बॉक्स दिया गया है जहां पूछा गया है कैन यू रिकॉल, और वहां पर कुछ 3 से 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं. अब आइडियली आपको वो क्वेश्चन के आंसर्स आने चाहिए क्योंकि वहां पर क्या पूछा है, कैन यू रिकॉल, मतलब आप पहले ये पढ़ चुके हो. अगर आपको वो क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ फैंटास्टिक. लेकिन नॉट टू वरी, अगर आपको उन क्वेश्चन के आंसर्स नहीं भी पता है तो आज बाय द एंड ऑफ द लेक्चर we will try to answer those questions. Okay, so let's begin. The introduction of the chapter says a structural and functional unit of life of all living organisms capable of independent existence. Okay, introduction का first point क्या है,
हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, व्हाट इज अ सेल? सो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आया, व्हाट इज अ सेल? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सेल, दैट सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब एक सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 सेल से 4 सेल बनते हैं, 4 से मल्टीप्लाई होते जाता है, ऐसे करके आपको एक कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिलता है। सो इट इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट। और उस स्ट्रक्चर में जब कुछ एनर्जी प्रोवाइड की जाती है और वो स्ट्रक्चर जब रेडी हो जाता है, जैसे सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट। और ये सब किसके वजह से पॉसिबल हो रहा है? सेल के वजह से। सो सेल का डेफिनेशन कैसे होगा? अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, you can say most of the living organisms which are capable of independent existence। मतलब इन सेल्स को यूजुअली किसी की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब किसी और पर्टिकुलर एंटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे आर एबल टू सर्वाइव ऑन देयर ओन। Alright, so most of the time the cells are independent in nature. There are few cells which depend on nature. जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जो हेट्रोट्रॉपिक सेल्स हैं, दे डिपेंड ऑन अदर नेचुरल एंटिटीज फॉर देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, आपने पढ़ा होगा प्रोटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। प्रोटोट्रॉप्स जो सनलाइट से अपना फूड बनाते हैं जैसे प्लांट, और हेट्रोट्रॉप्स जैसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं। सो ऐसे कुछ सेल्स हैं जो नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट देर आर मेनी सेल्स विच डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर। So you can define a cell as a structural and functional unit of life of all living organisms or most living organisms capable of independent existence. Okay, I hope the first point is clear to you. What does the second point of introduction say? There is no typical shape of a cell. मतलब अगर मैं बात करूँ आइसक्रीम कोन की, तो हमको पता है कि आइसक्रीम कोन मतलब इट इज़ ए कोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ क्रिकेट बॉल की, तो इट इज़ अ सर्कुलर स्ट्रक्चर। तो हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई फिक्स्ड शेप है, लेकिन सेल एक ऐसा एंटिटी है, सेल एक ऐसी एंटिटी है जिसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं होता है। इट कैन बी ऑफ एनी शेप, दैट इज इट कैन बी स्फेरिकल, राउंड, इट कैन बी रेक्टेंगुलर, इट कैन बी फ्लैट सेल, polygonal, multiple sides, oval, triangular, conical, columnar, etc. etc. Cell किसी भी shape का हो सकता है. So this is the second important point of introduction. The third point says that the cell size varies greatly in various plants and animals. अब आप जानते हैं कि हमारे हाथ की सारी फिंगर्स एक शेप की नहीं है, एक साइज की नहीं है. All the fingers are of different sizes. सिमिलरली सेल की साइज भी अलग अलग होती है. अगर सेल का शेप सेम नहीं है तो उसकी साइज कैसे सेम रहेगी? सो सेल्स वैरी इन साइज. सेल्स की साइज वैरी करती है इन डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, सम सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक. कुछ सेल्स एकदम छोटे होते हैं. अगर हम साइज की बात करें, जैसे यहाँ पर हमने शेप का एग्जाम्पल देखा, वैसे अगर हम साइज का एग्जाम्पल देखें तो सम सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक मतलब एकदम छोटे, जो आपको नेकेड आई मतलब नॉर्मल आईज से नहीं दिखेंगे, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी. तो उन सेल्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक. सम सेल्स आर बेयरली विजिबल. कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत तो नहीं पड़ती है, बट बहुत छोटे होते हैं. बहुत छोटे मतलब एकदम शार्प आईज चाहिए उन सेल्स को देखने के लिए. एंड वाइल सम सेल्स आर लार्ज इनफ, दे आर मैक्रोस्कोपिक. मैक्रो means they are normally visible and micro means it needs microscope for its visibility. Okay, कुछ बायोलॉजी में टर्म्स ऐसे हैं जिनको आपको अभी से समझना जरूरी है ताकि आप आगे जाके उसका मीनिंग अच्छे से समझ पाएं और उसको फटाक से एब्जॉर्ब कर पाएं अगर कहीं पर भी वो वर्ड मेंशन हो. तो माइक्रो मीन्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई एंड मैक्रो मीन्स विच इज लार्ज देन माइक्रो. सो माइक्रो सबसे छोटा, फिर मैक्रो, और मैक्रो से भी बड़ा अगर कोई सेल है तो उसको हम बोलेंगे मेगा. ओके, ऑल राइट. द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द इंट्रोडक्शन सेज द स्मॉलेस्ट सेल साइज कैन बी सीन इन माइकोप्लाज्मा, दैट इज 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ. क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है
वो आपको माइकोप्लाज्मा में देखने को मिलेगा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? इट इज अ फंगल सेल, ओके, जिसकी साइज हमको कितनी बताई गई है? 0.3 माइक्रोमीटर। आपका नॉर्मल स्केल जो होता है वो सेंटीमीटर में होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और उससे भी छोटा है माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज नथिंग बट 10⁻³ millimeters. I hope that you are getting it, okay? Then comes the bacterial cell. Bacterial cell size ranges from 3 to 5 micrometer in length, and the largest cell size which has been observed is the ostrich egg cell, जिसका साइज अप्रॉक्सीमेटली कितना बताया गया है? 15 सेंटीमीटर। सो आप यहाँ पर वेरिएशन देख रहे हैं, स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोमीटर में है और लार्जेस्ट सेल सेंटीमीटर में है। सो दिस इज नेचर, ओके? You cannot say that everything is similar. There is a lot of variation in the nature. All right. Next point of the introduction says that the longest cells are nerve cells. क्या बोला गया है हमको यहाँ पर next point में कि सबसे लंबे cells कौन से होते हैं? Nerve cells. Human nerve cells are the longest cells. So this was the basic introduction of the chapter. Let's move ahead. Okay. So moving on with the introduction, it says that to see microscopic cells, हमने क्या बोला था? What are microscopic cells? They are extremely small cells जो normal eyes से नहीं देख सकते, which need microscope. So to see microscopic cells, we need microscope. Now you have done practicals in your schools, okay, during 10th standard. So you have already seen how a microscope looks like. कुछ लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप देखा होगा, कुछ लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा होगा, इवन कुछ लोगों ने लाइट माइक्रोस्कोप देखा होगा. So let us see that which microscope is used to see which type of cell. Okay. So the larger cells which are comparatively larger in size but not that large कि वो normal eyes से दिख सके, simple large cells are observed or they can be easily observed under simple microscope. मतलब जो cells थोड़े से बड़े हैं, normal eyes से नहीं दिख सकते लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं. So the cells which are not visible by our naked eyes but are very small, they are easily observed using simple microscope because simple microscope magnifies the image. Up to what limit? It magnifies the image from ranging from 50 to 100 times. मतलब अगर आपका कोई भी सेल है तो उस सेल की साइज को 50 to 100 टाइम्स मैग्नीफाई करके आप आसानी से देख सकते हो यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप. लेकिन समझो सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको कोई पर्टिकुलर सेल नहीं दिखाई दे रहा है. जैसे इफ़ आई गिव यू अ रैंडम एग्जांपल, तो हमने स्किन का थोड़ा सा सेल लिया, मुझे इंजरी हुई है और मैंने वहाँ की इंजरी का छोटा सा सेल लिया, स्लाइड के ऊपर रखा, वाटर ड्रॉपलेट डाल के मैंने उसके ऊपर कवर स्लिप रखा और उसको मैंने माइक्रोस्कोप के नीचे माउंट किया है. अब समझो मैं सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे उस सेल को ऑब्जर्व कर रही हूँ बट मुझे अभी तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. सो नाउ आई नीड टू यूज अनदर डिवाइस एंड दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच इज लिटिल मोर टेक्निकली इक्विप्ड. ओके, उसके लेंसेज थोड़े से एडवांस्ड होते हैं. सो दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड to observe smaller cells which magnifies an image to about 1000 times. Simple microscope was magnifying the image to about 50 to 100 times and your compound microscope will enhance or it will magnify the image to about 1000 times. एंड देन समझो अभी भी मुझे सिर्फ सेल का आउटर बाउंड्री दिख रहा है, सेल के अंदर का मुझे डीएनए, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाटएवर इट इज. अगर प्लांट सेल की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट. तो मुझे सेल के अंदर का स्ट्रक्चर देखना है. आई वॉन्ट टू लुक एट द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल. नाउ एट दैट सिचुएशन ना तो सिंपल माइक्रोस्कोप काम आएगा और ना ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप. That time you will have to use a more equipped device and that is electron microscope. Electron microscope is used to observe smallest cells और the interior of the cell. मतलब सेल के अंदर क्या क्या है वो structures observe करने के लिए we have to use electron microscope. It magnifies an image to about approximately 5 lakh times. मतलब कोई छोटा सा सेल है, उस सेल के अंदर का स्ट्रक्चर आपको देखना है कि ऑर्गेनल्स कैसे दिखते हैं, न्यूक्लियस कैसा दिखता है, क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे दिखता है. सो फॉर दैट यू नीड an advanced microscope and that is electron microscope. Electron microscope आपके normal microscope जैसा छोटा नहीं होता है. Electron microscope is very huge in size. मतलब almost मेरे साइज का डबल. ऐसे स्टेयर्स लगे होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर जाने के लिए. वहाँ पर मतलब जो हेड पीस होती है जहाँ से आप देखोगे
वो हेड पीस तक पहुंचने के लिए भी द पर्सन हैज़ टू बी रियली टॉल। ओके, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत लंबा होता है, इट इज़ वेरी ह्यूज। ओके, ऑल राइट, द माइक्रोस्कोप्स यूज्ड इन आवर लेबोरेटरी, a beam of light is used to make images visible or the things visible। हम अपने लेबोरेटरी में, स्कूल कॉलेजेस में जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसमें आपने देखा होगा कि आप माइक्रोस्कोप को अंधेरे में रखोगे तो आपको कुछ ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, कुछ इमेज नहीं दिखाई देगी। जब आप माइक्रोस्कोप को लाइट के सामने रखते हो, और आजकल तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मतलब ऑटोमेटेड लाइट आती है, प्लग करना है आपको और आपका लाइट चालू हो जाएगा। सो ये जो माइक्रोस्कोप्स जो लाइट के साथ आते हैं, मतलब लाइट की वजह से नीचे से मिरर से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके इमेज के ऊपर जाती है, आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर जाती है, और ऑब्जेक्ट के वजह से फिर आपको वो लाइट दिखाई देती है, मतलब वो लाइट के वजह से, रिफ्लेक्शन के वजह से आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। सो दैट माइक्रोस्कोप विच यूजेस लाइट इज नोन एज light microscope। Okay, so this was the part of the introduction, and now we will discuss few points about the history of cell structure and its organization. Let's move ahead. Okay, so this is the history of cell biology, or you can say the basic information about the cell theory. All right, now here what has been said that you already know that the cell theory was proposed by Schwann and Schleiden। आपने 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है कि जो सेल थ्योरी है, मतलब सेल क्या होता है और सेल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी, किसने दी थी ये थ्योरी? श्वान और श्लीडन करके दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी हमको दी थी। हाउएवर, मतलब ये थ्योरी तो उन्होंने बता दी कि व्हाट इज अ सेल, लेकिन वो एक चीज नहीं समझा पाए। देयर वॉज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स इन दिस थ्योरी। मतलब श्वान और श्लीडन ने हमको ये बताया कि सेल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये सेल डिवाइड कैसे होता है या न्यू सेल्स कहाँ से आते हैं, दे वर फेल टू एक्सप्लेन दिस। ओके, सो रुडोल्फ विरशॉ, अनदर साइंटिस्ट केम इनटू द पिक्चर। Rudolf Virchow in 1855 he explained for the first time that new cells are formed from pre-existing cells by cell division। मतलब रुडोल्फ विरशॉ ने हमको ये बताया कि जो नया सेल आया है, जैसे सपोज आपने अमीबा में पढ़ा है या आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है बाइनरी फिजन या सेल डिवीजन के बारे में, कि ये एक सेल है, दिस सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। तो ये जो नए सेल्स आए हैं ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं, पहले जो पेरेंट सेल है वही पेरेंट सेल डिवाइड होके न्यू डॉटर सेल्स देता है। मतलब ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया सेल बन रहा है, जो सेल पहले से एग्जिस्ट करता है उसी से न्यू सेल्स बन रहे हैं। ये हमको किसने बताया? रुडोल्फ विरशॉ ने। He explained for the first time that the new cells are formed by cell division from pre-existing cells. Later, research in cytology. Cytology means what? Cyto means cell and logy means study. So जब सेल के बारे में और ज़्यादा स्टडी की गई, so it led to the modification in cell theory which is now known as modern cell theory। मतलब जब थोड़ा सा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ढूंढा गया, रिसर्च हुई साइटोलॉजी में, तो नई नई थ्योरीज बाहर आई, और उन थ्योरीज को आज अभी के टाइम पे, मतलब रिसेंटली दोज थ्योरीज आर नोन एज मॉडर्न सेल थ्योरी, बिकॉज बहुत सारे एडिशन हुए हैं, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐड की गई है विच इज़ यूजफुल फॉर द फ्यूचर साइंटिस्ट। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ओके, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द इंट्रोडक्शन विच सेज अबाउट टोटीपोटेंसी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ही छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, बट द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको फ्यूचर में भी बहुत बार रिपीट होने वाला है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। What is totipotency? Totipotency means the multiple capacity of a particular cell। मतलब जब कोई एक सेल एक से ज़्यादा फंक्शन करने की प्रॉपर्टी रखता है तो उसको हम टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं। टोटी मीन्स मल्टीपल एंड पोटेंट मीन्स पोटेंशियल और कैपेसिटी। लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। समझो अब ये आपका मेल गैमेट है स्पर्म, और ये आपका फीमेल गैमेट है ओवम। ठीक है, ये दोनों फर्टिलाइज करके हमको क्या देंगे? ये देंगे हमको जाइगोट। इतना तो आपको पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करके फर्टिलाइज करके हमको क्या देते हैं? जाइगोट।
ये जाइगोट जब फर्स्ट डे पे है तो ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे जैसे ये डेवलप होगा, जैसे जैसे ये मैच्योर होगा, एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। मतलब अब ये जब एम्ब्रियो के स्टेज में है तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, बहुत सारे सेल्स हो जाते हैं इसमें, ठीक है। ये सारे सेल है, एक 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 सेल्स हैं। सो दिस इज द एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो क्या करने वाला है? ये एम्ब्रियो डिफ्रेंसिएशन करने वाला है। क्या करने वाला है? डिफ्रेंसिएशन। मतलब क्या? इसमें से कुछ सेल्स, देखो आपको पता है कि जब बेबी बॉर्न होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो प्रॉपरली डेवलप्ड होता है, मतलब उसके 2 हाथ 2 पैर 1 नाक 2 आंख, ऐसे पूरा 1 हार्ट ब्रेन नोज एवरीथिंग इज प्रॉपरली डेवलप्ड इंक्लूडिंग सेक्सुअल ऑर्गन्स, करेक्ट। तो ये बनते कैसे हैं, मतलब व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड इट? द प्रोसेस विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज डिफ्रेंसिएशन। ओके, सो ये एम्ब्रियो क्या होगा? ये एम्ब्रियो बहुत सारे सेल्स बन गया है, मतलब जब जाइगोट बना था तब ये सिंगल सेल था, सिंगल सेल से 2 सेल बने, फिर 2 सेल से 4 सेल बने, फिर 4 से ऐसे मल्टीपल सेल्स बने, ठीक है। अब ये मल्टीपल सेल्स क्या होंगे? इनमें से कुछ सेल्स बनेंगे ब्रेन टिश्यू का पार्ट, कुछ सेल्स बनेंगे हार्ट का पार्ट, कुछ सेल्स बनेंगे सेक्सुअल ऑर्गन्स का पार्ट जैसे पेनिस एंड वजाइना इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल, कुछ सेल्स बनेंगे स्किन का पार्ट, ठीक है, कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऐसे सेल्स अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। और उसी टाइम पे अगर मैं इनमें से कुछ सेल्स साइड में निकाल दूं, क्या कर दूं? साइड में इनमें से कुछ सेल्स निकाल कर इनको रेफ्रिजरेट कर दूं, फ्रीज करके स्टोर कर दूं, रेफ्रिजरेट नहीं बट फ्रीज करके इनको स्टोर कर दूं। तो मैंने क्या किया? मैंने अपने एम्ब्रियो में से थोड़े से सेल्स साइड में निकाल लिए, उससे एम्ब्रियो को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एम्ब्रियो डिवाइड करके उतने ही सेल वापस बना लेगा, मतलब कॉम्पनसेशन हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे थोड़े से सेल्स को प्रिजर्व करने के लिए साइड में निकाल लिया है। अब क्या होगा? ठीक है, अब मतलब ये जितने सेल्स मैंने निकाले थे उतने सेल्स एम्ब्रियो ने वापस बना लिए और प्रॉपर डिफरेंशिएशन हो गया, मतलब प्रॉपर बेबी डेवलप हो गया। ओके, वुम्ब के अंदर अब बेबी का डिलीवरी होगा, सो द चाइल्ड विल बी बॉर्न, बच्चा पैदा होगा, सारे ऑर्गन्स उसके प्रॉपर हो गए। अब इमेजिन करो कि वो बच्चा 15 साल का हो गया है या 20 साल का हो गया है और उसको कोई बीमारी हो गई है, जैसे समझो कि उसको ब्लड कैंसर हो गया है, ऑलराइट। उसका जो बोन मैरो है उसमें डिफेक्ट है, क्योंकि ब्लड सेल्स कहाँ से बनते हैं? बोन मैरो से। आपकी जो हड्डी होती है, कुछ बोन्स बॉडी की इंपॉर्टेंट बोन्स, उन हड्डी के बीच में रेड कलर का मैरो भरा होता है और वहीं से आपका बोन से रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होता है। तो समझो कि उस बच्चे का वो बोन मैरो ही खराब हो गया है, वो कैंसरस हो गया है, ऑलराइट। तो अब 2 ही तरीके हैं उस बच्चे को बचाने के। इट इज़ अ लीथल डिजीज, द पर्सन विल डाई विद दिस टाइप ऑफ कैंसर। तो उसको बचाने के 2 तरीके हैं। एक, या तो नया बोन मैरो ट्रांसप्लांट करो, मतलब उसी की फैमिली में से जिसके साथ उसका डीएनए मैच हो उसका बोन मैरो इस बच्चे में डाला जाए, जैसे क्रिश 3 मूवी में बताया गया है, करेक्ट, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने देखा है तो पहला तरीका है या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करो, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि वो जो खराब बोन मैरो है, जो डिफेक्टेड बोन मैरो है, उस बोन मैरो को निकाल कर हमने बच्चा पैदा होने से पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो सेल्स प्रिजर्व किए थे वो सेल्स वहाँ पर इंजेक्ट कर दो, ठीक है। बोन मैरो की जगह पे हमने वो सेल इंजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये जो सेल्स हमने प्रिजर्व करके रखे थे वो थे एकदम फ्रेश सेल्स, उनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे? हमने इन सेल्स को उस बोन में इंजेक्ट कर दिया जहाँ पे वो डिफेक्टिव था। तो अब ये सेल्स सिर्फ वही बोन मैरो बनाएंगे जो डिफेक्टिव था। तो डिफेक्टिव वाला हमने निकाल दिया, हमने न्यू सेल्स डाले, अब ये न्यू सेल्स फ्रेश बोन मैरो बनाएंगे। तो इसका मतलब कि हमारा जो पुराना सेल था, जो हमने स्टोर करके रखा था, मतलब जो एक्चुअली फ्रेश था, स्टोर करके रखा था, उन सेल्स में अभी भी ये कैपेसिटी है कि वो नया ऑर्गन बना सकें। And that, my dear children, is known as totipotency. I'll give you one more example. समझो कि उस बच्चे का बोन मैरो कैंसर नहीं हुआ है, लेकिन उसके हार्ट मसल में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, हार्ट में कहीं पर ट्यूमर हो गया है और देयर इज सम डिफेक्ट इन दी हार्ट मसल। तो अब क्या किया जाए? अब उसका सोल्यूशन ये है कि या तो सर्जिकली वो ट्यूमर या जो कुछ भी है वो रिमूव किया जाए, ऑलराइट, और उसको नेचुरली रिकवर होने के लिए छोड़ दिया जाए, और या तो फिर दूसरा ये सोल्यूशन है कि वो जो जितना भी डिफेक्टिव एरिया है हार्ट मसल का वो निकाल कर वहाँ पर ये सेल्स डाले जाएं। ये जो एम्ब्रियो के सेल्स हमने निकाले हैं ये सेल्स वहाँ पर प्लेस किए जाएं। इनका दूसरा नाम स्टेम सेल्स भी है, ओके।
तो अब इन सेल्स को जब हम उस पर्टिकुलर हार्ट मसल के पास प्लेस कर देंगे तो अब ये वही मसल बनाएंगे जो इनको बनाना चाहिए, क्योंकि हम इनको वैसा हार्मोन्स और वैसा केमिकल प्रोवाइड करेंगे कि वो और कुछ ना बनाए, वो सिर्फ वही चीज़ बनाए जो हमको चाहिए। ऑलराइट, तो इसका मतलब कि ये जो हमारे सेल्स हैं जिनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं, ये सेल नया का नया ऑर्गन या हो सकता है पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनाने के केपेबल है। आर यू गेटिंग इट? सो दिस टेक्नोलॉजी और दिस प्रोसेस इज नोन एज टोटिपोटेंसी। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। ओके, सो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। द कैपेसिटी ऑफ लिविंग, क्योंकि एम्ब्रियो के सेल्स लिविंग है, डेड सेल्स नहीं है। अगर एम्ब्रियो डेड है मतलब बच्चा भी डेड, आगे डिवीजन ही नहीं होगा, उधर पे ही मिसकैरेज हो जाएगा। सो द कैपेसिटी ऑफ लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल्स, बिकॉज एम्ब्रियोनिक सेल्स कंटेन न्यूक्लियाई बिकॉज दे कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लिया में क्या होता है? डीएनए। सो द कैपेसिटी ऑफ लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल टू डिफ्रेंशिएट। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या होता है? अपनी डेस्टिनी डिसाइड करना। कौन सा सेल ब्रेन का पार्ट बनेगा, कौन सा सेल डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बनेगा, कौन सा सेल्स लंग्स को बनाएगा। तो ये जो अलग अलग पाथ होता है, ये इसको हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। जैसे आप लोग 10th स्टैंडर्ड के बाद डिसाइड करते हो कि कुछ बच्चे कॉमर्स लेंगे, कुछ बच्चे आर्ट्स, कुछ बच्चे साइंस, कुछ बच्चे डिप्लोमा करेंगे, कुछ बच्चे ITI का कोर्स करेंगे, कुछ बच्चे नॉन वोकैबुलरी कोर्स करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पाथ्स हैं। तो आप जब 10th स्टैंडर्ड में हो, जब तक आप, तब तक आप एम्ब्रियो वाले स्टेज में हो। जब आप अपना अपना पाथ डिसाइड करने लग जाते हो, मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पर भी क्या बोला गया है हमको कि द कैपेसिटी, तो व्हाट इज टोटिपोटेंसी? द कैपेसिटी ऑफ लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल टू डिफ्रेंशिएट एंड डिवाइड टू फॉर्म एनी अनदर टाइप ऑफ सेल, thereby forming a complete new organ or organism is known as totipotency. That is this. Okay, a cell is totipotent. कोई भी सेल ऐसा नया ऑर्गन बनाने के लायक क्यों है? Because it contains what? A cell is totipotent because it has the entire genetic information in its nuclei. क्योंकि यहाँ पर देखो, जाइगोट से जब एम्ब्रियो बना तो एम्ब्रियो के हर एक सेल में इक्वल डीएनए है, और हमने सेल्स को, स्टेम सेल्स को उस एम्ब्रियो के स्टेज में ही निकाल लिया। तो जो डीएनए बच्चे में है, जो बच्चा पैदा हुआ है, वही डीएनए इन स्टेम सेल्स में भी है। करेक्ट, मतलब सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन स्टेम सेल्स में भी है। तो आप आगे जाके जो चाहे वो ऑर्गन बना सकते हो। सो अ सेल इज टोटिपोटेंट बिकॉज इट हैज द एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनसाइड इट्स न्यूक्लियस। ओके, ये न्यूक्लियस के अंदर। एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल्स आर टोटिपोटेंट। अब याद रखो कौन से सेल्स टोटिपोटेंट होते हैं? ओनली एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल्स, मतलब ये जो एम्ब्रियो स्टेज के सेल्स होते हैं, ओनली दोज आर टोटिपोटेंट। ओके, सो तो इसका मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि असेक्सुअल रिप्रोड्यूस जो करते हैं, जैसे हाइड्रा असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो वो टोटिपोटेंट नहीं होगा क्योंकि वो एम्ब्रियो नहीं बनाता है, वो सिर्फ बडिंग करता है। ओके, सो टोटिपोटेंसी किन में दिखाई देती है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स में। किन में? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स में, जो एम्ब्रियो बना सकते हैं। सो एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल्स आर टोटिपोटेंट एंड दे आर टर्म्ड एज व्हाट? स्टेम सेल्स। ओके, स्टेम सेल्स हैव ग्रेट मेडिकल एप्लीकेशंस, जैसे हमने डिस्कस किया बोन मैरो कैंसर विच इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकेमिया, और डिफेक्ट इन अ हार्ट मसल। ऐसे बहुत सारे डिजीजेज हैं जिनका क्योर फाइंड आउट करने के लिए स्टेम सेल्स यूज़ किया गया है। नाउ हमने अच्छी चीज़ें तो बहुत सारी देख ली, लेकिन एक डिसएडवांटेज स्टेम सेल का क्या है? एक नहीं, वैसे तो काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो स्टेम सेल होता है, ये एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। इन स्टेम सेल्स की लिविंग कैपेसिटी सिर्फ 15 to 20 ईयर्स होती है। मतलब जब बच्चा एम्ब्रियो स्टेज में था, आपने उसके जो सेल्स साइड में निकाल दिए, जिनको आपने स्टेम सेल बोला, इन स्टेम सेल्स को आप जहाँ पर प्रिजर्व करके रखेंगे स्टेम सेल बैंक में, ये स्टेम सेल्स सिर्फ 15 से 20 साल तक ही सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब इमेजिन करो, अगर उस बच्चे को 20 साल के बाद कैंसर डिटेक्ट होता है, जैसे 25 साल या 40 साल की उम्र में अगर उसको कुछ डिफेक्ट पता चलता है, तो आप उसका क्योर नहीं कर सकते। मतलब एटलीस्ट स्टेम सेल से नहीं कर सकते, कोई और ऑल्टरनेटिव अप्रोच एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डिड यू गेट इट? So this is one of the disadvantage of stem cells, but it is also an advantage just to be safe on the other side. Okay, so this was about the totipotency. Let's move ahead. Okay, so this is the last part of your introduction. This is basically the self study part. हमने जो हिस्ट्री में पढ़ा श्वान और श्लीडन के बारे में, जिन्होंने हमको फर्स्ट
टाइम बताया था कि सेल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो उनके बारे में ही थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है. लेट अस हैव अ लुक. A German botanist, Matthias Schleiden, in 1838, he examined number of plants and concluded that various tissues of plants are composed of different types cells. Okay? So क्या बताया गया है हमको यहाँ पर कि जो श्लीडन थे, मैथियस श्लीडन, ही वॉज फ्रॉम जर्मनी एंड ही वॉज अ बॉटनिस्ट, मतलब जो प्लांट की स्टडी करते हैं. उन्होंने 1838 में थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स की स्टडी की और सब स्टडी से उनका एक कंक्लूजन क्या निकला कि ये प्लांट के जितने भी टिश्यूज़ हैं, चाहे आप लीव्स की बात करें, चाहे स्टेम, चाहे फ्लावर, चाहे फ्रूट या रूट, आप किसी भी पार्ट की अगर बात करें, किसी भी टिश्यू की, तो ये सारे टिश्यू सेल्स से बने हुए हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स से. सो दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ श्लीडन. नेक्स्ट, एट दैट टाइम अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडर श्वान in 1839 he proposed that cells are bound by a thin membrane. Okay? मतलब जब श्लीडन स्टडी कर रहे थे उसी टाइम पे श्वान भी स्टडी कर रहे थे आफ्टर 1 year, और उन्होंने क्या बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल श्वान फ्रॉम वॉज ब्रिटिश एंड ही वॉज अ जूलॉजिस्ट. जूलॉजिस्ट मतलब कौन होते हैं, जो एनिमल सेल्स के ऊपर स्टडी करते हैं, और श्लीडन कौन थे, बॉटनिस्ट थे, जो प्लांट सेल्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे. तो श्लीडन ने बताया कि प्लांट के अलग अलग टिश्यू अलग अलग सेल से बने हैं, और श्वान ने क्या बताया कि जो एनिमल सेल्स हैं उनके बाहर, उनके आउटसाइड लेयर में एक पतली सी थिन मेम्ब्रेन होती है. ये हमको श्वान ने बताया. ठीक है. He also explained about existence of cell wall as a unique character on plant cell. श्वान ने हमको और एक चीज़ क्या एक्सप्लेन की कि प्लांट सेल के बाहर जो थिन मेम्ब्रेन होती है उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है एंड दैट इज सेल वॉल. और ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंशिएशन का, प्लांट सेल और एनिमल सेल. प्लांट सेल हैज सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. एनिमल सेल हैज ओनली सेल मेम्ब्रेन, नो सेल वॉल. सो सेल वॉल ये यूनिक फीचर है प्लांट सेल का. ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन he proposed that animals and plants are made up of cells and other products of cells. तो इस बेसिस पे उन्होंने हमको क्या एक्सप्लेन किया कि एनिमल्स भी सेल्स से बने हैं, प्लांट भी सेल्स से बने हैं, लेकिन प्लांट सेल जो हैं उनके पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है, लेकिन एनिमल सेल के पास, दिस इज प्लांट सेल, और एनिमल सेल के पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है. और ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये किसी ना किसी सेल से बने हुए हैं. आर वी क्लियर? So this was about the history, and lastly let's quickly have a look at the postulates of modern cell theory. Postulate का मतलब क्या होता है, some important conclusions. Okay, modern cell theory में क्या क्या important points include किए गए हैं. So first point says that all living organisms are made up of cells. First point हमको क्या बताता है कि सारे living organisms cells से बने हैं, made be plant और animal. लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ये हमने पहले ही देखा कि रुडोल्फ विर्शॉ ने हमको क्या बताया था कि जो न्यू सेल्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से. अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि एक सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी. सो मतलब सेल से ही स्ट्रक्चर मिलेगा, और जब ये सेल फंक्शन करेंगे तब ऑर्गन फंक्शन करेगा. सो द सेल इज स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. Total activities of cells are responsible for an activity of organism. मतलब सारे सेल्स मिलकर जब एक्टिविटी करेंगे तो ऑर्गन एक्टिव होगा, और जब ऑर्गन एक्शन करेगा तो बॉडी एक्शन करेगी, मतलब ऑर्गेनिज्म एक्शन करेगा. सो सेल्स की एक्टिविटी जब तक नहीं होती तब तक बॉडी की एक्टिविटी नहीं होगी. सो टोटल एक्टिविटीज ऑफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सेल्स शो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. ये जो सेल्स हैं ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मतलब कि अगर आप प्लांट सेल्स की बात करें तो वो लाइट एनर्जी लेकर केमिकल एनर्जी बनाते हैं. मतलब प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फ्रॉम सनलाइट, राइट. तो सनलाइट इज लाइट एनर्जी, लाइट एब्जॉर्ब करके वो अपने अंदर केमिकल चेंजेस करते हैं जिससे ग्लूकोज बनता है. सो देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. सेल्स कंटेन न्यूक्लिक एसिड्स लाइक DNA and RNA, very well we know about it, in the nucleus and cytoplasm. DNA is present inside the nucleus, and rRNA, tRNA, it is present in the cytoplasm of the cell. So this was about the postulates of modern cell theory.
अब मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। चैप्टर के नीचे जस्ट जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका हम आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो व्हाट आर दीज क्वेश्चंस? द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑब्जर्व्ड सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम्स? किसने सबसे पहले सेल्स ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के नीचे? इट वॉज रॉबर्ट हुक। किसने फाइंड आउट किया था? रॉबर्ट हुक। ओके, देन नेक्स्ट, हु मेड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप? I have noted down the answers, just give me a second so that I can give you the correct spelling. Who made the first microscope? वैसे तो इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। कंट्रोवर्सी यानी कि अभी तक एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चल पाया है, लेकिन जो अप्रॉक्सीमेट आंसर हमको पता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इन 1590, in the year of 1590, the person who made the first microscope was Zacharias Janssen. Okay, this person made your first microscope. Then next question is, how do animal peel cells and our body cells differ? मतलब अनियन पील सेल्स, अनियन के सेल्स में और हमारे सेल्स में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ईजी है। अनियन इज अ प्लांट सेल एंड वी आर एनिमल्स, सो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का। सिंपल। वाई बैक्टीरियल न्यूक्लियस इज सेड टू बी प्रिमिटिव? बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस है उसको प्रिमिटिव क्यों बोलते हैं? बिकॉज द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया इज अनडेवलप्ड, इट डू नॉट हैव डेवलप्ड न्यूक्लियस। प्रिमिटिव का मतलब होता है अनडेवलप्ड। ओके, so bacterial nucleus is said to be primitive because it is undeveloped or it is incomplete in structure. So this is about these questions. Okay, I hope that you understood everything that we discussed. All right dear students, so I hope कि आज जो भी हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा, फर्स्ट सेशन में कवर किया है इंट्रोडक्शन का टॉपिक, वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि सिंपल से सिंपल एग्जांपल्स देकर आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ। ओके, इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में फिक्स करने के लिए आपको मेरी एक हेल्प करनी होगी कि जैसे आप ये टॉपिक कवर कर लेते हैं तुरंत एक बार अपना टेक्स्ट बुक रीड कर लीजिए, क्योंकि क्या होगा कि जब आप एक बार सुन लेंगे लेक्चर को और उसके बाद जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ फिक्स हो जाएगी और आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। ओके, एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड आवर लेक्चर तो किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं? गो एंड हिट ऑन द लाइक बटन। ओके, अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपके डाउट को मेंशन कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये नॉलेज मिलनी चाहिए, सो प्लीज़ शेयर दीज वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारी चैनल को, देन गो एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।